जय हिंद बच्चों। मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले 2 क्लासेस में, कि मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी रिवीजन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है, आप घर पे इसको दोबारा से देख देख के या नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा था, इसका डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 14 जुलाई 1789। ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और कम से कम 1789 तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जिसने इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने फ्रांस का जो शासक था वह 1804 में ही बन गया था और 1804 में ही नेपोलियन संहिता भी लागू की थी। इसके बाद वियना सम्मेलन के बारे में पढ़े थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वियना सम्मेलन भी 1815 को हुआ था और इसी 1815 में ही वाटरलू की लड़ाई भी हुई थी, वाटरलू की, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई थी। और ये जो हुआ था आयोजन, वो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको रिवाइज करना था। इसके बाद हम लोग मेटरनिक के बारे में पढ़ा था। यह एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जिसे हम लोग घोर प्रतिक्रियावादी भी कहते हैं, और यह पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहता था और किया भी। इसने फ्रांस पर पुनः बुर्बो वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद हम लोग पढ़ा था लुई 18वां जो शासक था, वो भी क्या था कि इसने परिस्थितियों को समझा और यह पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, मिलजुल करने का प्रयास किया, लेकिन इससे भी थोड़ी सी गलतियां हो गई। इसकी गलती की वजह से जुलाई 1830 में क्रांति हो गई। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इस क्रांति के समय जो शासक था वह चार्ल्स 10 था, ठीक है, और यह एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था और इसने प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, यानी कि घोर प्रतिक्रियावादी का स्क्वायर ये लोग बन गए। जाहिर सी बात है कि इनसे भी जनता असंतोष प्रकट करेगी और क्रांतियां होंगी, और यह 25 जुलाई को 1830 को गृह युद्ध छिड़ जाने की वजह से क्रांति छिड़ गई और इसलिए इसका नाम रखा गया था जुलाई 1830 की क्रांति। इसके बाद हम लोगों ने इसके प्रभाव को पढ़ा था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। यानी इसी वियना सम्मेलन में ही पुनः बुर्बो वंश को, यानी पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था और इसके सारे सिद्धांतों को इसने निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसके बाद हम लोग को अगला क्लास करे थे 1848 की क्रांति। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इस समय जो शासक था वह लुई फिलिप था, जो कि एक उदारवादी शासक था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये भी आ गई कि उसने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको रिविजन करना जरूरी है। इसी लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, लेकिन गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद चूंकि यह कट्टर प्रतिक्रियावादी था, इस पर भी लोगों पर विश्वास नहीं रहा और असंतोष प्रकट हुआ। दिक्कत और कब बढ़ गई? लुई फिलिप के पास किसी भी प्रकार की सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। इसके शासनकाल में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त थी। इसी के कारण सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध किया। इसके बाद मजबूरन लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा और उसके बाद से नेशनल असेंबली ने 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, यहाँ ध्यान रखना है कि महिलाओं को वोट नहीं देने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो केवल 21 वर्ष के ऊपर के जो जितने भी पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था। इसके बाद हम लोग को अब आगे पढ़ना है 1848 ईस्वी की क्रांति के परिणाम। क्या परिणाम इसके हुए उसको आप थोड़ा सा समझेंगे। अब इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत नहीं किया, बल्कि अब देखो, ये क्रांति का जो परिणाम था, यहाँ ध्यान देना है कि केवल इसने पुरातन व्यवस्था को ही अंत नहीं किया, इसने क्या किया कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड
तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हो गए। यानी इन सभी में भी राष्ट्रवाद का जो लहर है वह दौड़ने लगा और एकीकरण की भावना सभी में व्याप्त हो गई। ये जो कि बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन था। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो कि संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। यानी कि सीधा सीधा कहेंगे कि इन सारे देशों में जहां पर राजतंत्र थी, तो राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की जो मनोवृत्ति है वो इस क्रांति के परिणाम के रूप में हमें सामने देखने को मिला। क्रांतियों का दौर समाप्त हुआ और समय आ गया है कि अब इटली का एकीकरण किया जाए। अब ये इटली तो ठीक है, देश का नाम है, जो कि एकीकरण के बाद 1871 के बाद यह एक देश के रूप में, एक भौगोलिक पहचान के रूप में सामने आया। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इटली के मैप को, तो ये पूरा आज का ये इटली आज पूरा है, लेकिन उस समय एकीकरण से पहले यह अनेक राज्यों में बटा हुआ था। आप यहाँ देखेंगे तो फ्रांस का यह बॉर्डर है, ट्यूरिन है, पिडमोंट है, गुआना है, नीस है और बहुत सारे है, परमा है, लोम्बार्डी है, वेनेसिया है, टस्कनी है, ये रोम है जो कि इसकी राजधानी हुआ करती थी, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स है, पलेर्मो है। ये सारे जो इटली के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग शासकों के अंदर में थे जो बटे हुए थे। इन सभी में एकता की भावना नहीं थी। इसी को हम लोग एकीकरण कहेंगे। इसी को जब एक कर लेंगे, हम पूरे देश को एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रख लेंगे, यही क्या होगा, एकीकरण, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इसमें कौन कौन से लोगों ने भागीदारी निभाई, कैसे कैसे कौन से कदम उठाए गए, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य स्थापित थे। आप देख सकते हैं अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे इसमें। अब स्वतंत्र राज्य का मतलब यहाँ समझो, जैसे ये वेनेसिया है, तो इस क्षेत्र के जो लोग होंगे वो इसको अपना देश समझते होंगे, इतना ही को, और इसका एक राजा अलग होगा, ठीक है, शासक अलग होगा। ये लोम्बार्डी का शासक अलग होगा। हो सकता है कि इसका इस पे स्विट्जरलैंड का अधिकार हो, जो कि सबसे खतरनाक तो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रियन। ये लोग इन सभी को पर कब्जा रखते थे, जो कि अपने निरंकुश शासन के अंदर भी रखते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना भी हुआ करती थी। ये पूरा देश अलग अलग हिस्सों में बटा था, अलग अलग विचार थे, अलग अलग शासक थे, कहीं उदारवादी थे, इनकी संख्या तो कम ही थी, लेकिन ज्यादातर क्या थे, निरंकुश शासक थे, जिनके वजह से यहाँ पर अलगाव की भावना व्याप्त रहती थी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो कौन कौन सी बाधाएं थी। बाधाएं तो हर चीज में आती है। इटली की जो एकीकरण था उसमें कौन कौन सी बाधाएं थी, क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि जर्मनी के बाधाओं को बताएं, तो हमने इटली के एकीकरण में बाधाएं जो है उसको भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाधा क्या है कि इसकी वो जो भौगोलिक समस्या बहुत ही खतरनाक थी। आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, स्विट्जरलैंड से जुड़ा हो, यहाँ से संकरा यहाँ नीचे तक फैला हुआ है, जो कि बहुत सारे देशों की सीमा के साथ जुड़ा है, जिसे अनेक देशों को कब्जा करने में आसानी हुआ करती थी। तो भौगोलिक समस्या इसकी अलग ही थी। इसके बाद था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप हुआ करता था। इसके बहुत सारे क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का डायरेक्ट और फ्रांस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कब्जा हुआ करता था। इसके बाद है इटली की जो राजधानी थी रोम, उस पर पोप का प्रभाव हुआ करता था। ये पोप होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म के जो पंडित होते हैं वही क्या होते हैं, पोप होते हैं। इनका बहुत ही, पोपों का राजनीति पर बहुत ही ज्यादा पकड़ हुआ करता था। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये राजनीति में बहुत ज्यादा पकड़ रखते थे और इनकी इच्छा थी कि भाई इटली का एकीकरण हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो आप, लेकिन स्वयं के नेतृत्व में चाहते थे, वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से। ये नहीं चाहते थे कि भाई अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से रहे, उसमें लोकतंत्र आ जाए, सभी लोग का अधिकार मिले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई आप करो, इटली का एकीकरण करो, कुछ भी करो, लेकिन वो होगा पोप के नेतृत्व में और भी धार्मिक दृष्टिकोण से, न कि किसी शासक के नेतृत्व में। इसमें कोई शासक नहीं बनना चाहिए। तो ये तो पूरी तरीके से स्वार्थ भाव हो गया पोपों का।
इसके बाद और था कि इटली में अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। जो इटली इतने राज्यों में बटे होंगे, वहां जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक और आर्थिक, सामाजिक, अन्य तरीके की विकृतियां, विसंगतियां जरूर सामने आएंगी। तो ये सब बाधाएं थी। आप इसको एग्जाम में लिखेंगे अगर आएगा क्वेश्चन तो। इसके बाद इटली के एकीकरण में भी कह सकते हैं कि मोटा मोटी 2 चरण हुआ था। ऐसे हम लोग 3 चरण में इसको पढ़ेंगे। 3 चरण कहने का मतलब क्या है कि प्रथम चरण में हम लोग को देखने को मिलेंगे मेजनी, दूसरे चरण में देखने को मिलेंगे काउंट काबूर, और तीसरे चरण में देखने को मिलेंगे गैरीबाल्डी। तो हम लोग इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। हालांकि किताबों में मात्र 2 ही चरण दिए गए हैं, उससे चरण से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने शुरू हो गए थे। क्योंकि इसका कारण ये था कि इससे पहले भी क्रांतियों का दौर गुजर चुका था, क्रांतियां हो रही थी, इसी में यह भी शुरू हो गया था। एक यहाँ पे आप वीवीआई लगाओगे, वीवीआई है ये क्या है? एक कार्बोनारी संगठन हुआ करता था। क्वेश्चन इससे ये आता है कि कार्बोनारी क्या है, कार्बोनारी है क्या है? तो याद रखना, कार्बोनारी एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। यह ध्यान रखना है, संगठन था, या इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रवादियों का संगठन। यह एक गुप्त दल था। आप ध्यान देखोगे, क्योंकि अगर गुप्त नहीं होता तो यह राजतंत्र के जो पोषक थे, जो राजा थे, इसको चलने नहीं देते थे। गुप्त दल था। किसका था? क्रांतिकारियों का संगठन था या राष्ट्रवादियों का था। तो एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध करना। अब ये क्या होता है? छापामार युद्ध वो होता है छुप छुप कर वार करना। आप इसको भी देख सकते हैं, छुप छुप कर। जब एक बड़ी सेना के सामने हम प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग छुप छुप कर वार करते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंट जगहों पर उनको हराने का प्रयास करते हैं, छुप छुप कर। इस छापामार युद्ध को शिवाजी महाराज ने भी शुरू किया था, उसका भी इस्तेमाल उन्होंने भी किया था। इसके बाद है कि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर देना और उसके जगह पर गणराज्य की स्थापना करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ ध्यान रखना है कि कार्बोनारी कैसा संगठन था? तो क्रांतिकारी संगठन था, याद है। इसके बाद प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, यहाँ ध्यान देना है कि जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। कहा जाता है जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है इनको। ये ध्यान रहे, मसीहा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मौ से मेजनी या मौ से मसीहा, ये ध्यान रहे। ठीक है, इटली को क्या कहता है? सॉरी, मेजनी को क्या कहता है? इटली के एकीकरण का मसीहा। चलते हैं अब मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। इसके बाद है, हाँ ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। यानी इटली पर भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 1830 की क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी, यहाँ ध्यान रखना है, ये क्षेत्र उत्तरी और मध्य इटली, ये जो क्षेत्र है वो मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? भाई, आप राजतंत्र को छोड़ रहे हो और गणतंत्र को लेने जा रहे हो, तो इसके विरोधी भी बहुत सारे होंगे। प्रॉब्लम क्या आ गई कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो था मेटरनिख। आप ये तो जानते ही हैं कि यह बदलाव नहीं चाहता था, यह पुनर्व्यवस्था पर ही विश्वास रखता था। मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, इससे भागना पड़ा। तो इसने, जो कि इटली के एकीकरण में जो बहुत ही मेन रोल प्ले शुरू किया था, स्टार्टिंग करवाई थी, यह पूरा नहीं कर पाए। अब देखते हैं मेजनी के बारे में। आप देखेंगे मेजनी, यहाँ पर ये है मेजनी, जोसेफ मेजनी।
जोसेफ मेजनी के बारे में कहा था कि एक साहित्यकार, गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति थे। याद है, यह एक क्या थे? योग्य सेनापति थे। बहुत ही वीवीआई करो इसे, पहले वीवीआई करो इसे। वीवीआई क्या है कि इसने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना कर दी। ये ध्यान रहे कि 1831 में किसकी स्थापना कर दी गई? यंग इटली की स्थापना कर दी गई। और ठीक है, इसे इटली के एकीकरण का मसीहा, अभी हम बताए थे, मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। और इस यंग इटली का उद्देश्य क्या था, इसको ध्यान से समझेंगे कि इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप, जो कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी जो देश थे वो हस्तक्षेप करते, उनको हटाना और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। किसका? यंग इटली का जो उद्देश्य था, जिसकी स्थापना 1830 में मेजनी ने की थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि दोबारा से इसको फिर से वीवीआई कीजिए। 1834 में यंग यूरोप नामक एक संस्थान का गठन भी मेजनी ने ही कर दिया। ध्यान रहे, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली। इसने क्या किया कि यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित कर दिया, क्योंकि आप ध्यान रखो उसमें इटली लगा था, तो वो केवल इटली के लिए था, इटली के में जो भी विदेशी हस्तक्षेप थे उसको हटाना था, लेकिन यहाँ यूरोप लगा है तो ये पूरे यूरोप के लिए चल रहा था। ठीक है, सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा और इटली की राजनीति में फिर से पुनः मेजनी का आगमन होता है। फिर से आ जाते हैं मेजनी। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहते थे। यहाँ पर उनका एकदम मन था कि भाई जब इटली का एकीकरण हो जाए तो वह एक गणराज्य स्थापित हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि नहीं, क्या बोला? सार्डिनिया, पिडमोंट, जो कि इटली के छोटे छोटे जो राज्य थे वो थे, वहां का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, ये चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चाहता था कि इस सभी प्रांतों का जो विलय है वह हो जाए, लेकिन इसके अंडर में हो जाए, गणतंत्र नहीं हो। उसके बाद ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर फिर से आक्रमण किया गया, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलनों को कुचल दिया गया और फिर से मेजनी को पुनः वापस भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। तो इटली के जो एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाए, लेकिन वह एकीकृत नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें मसीहा कहा जाता है। कम से कम रास्ता तो दिखा दिए। इसके बाद एंट्री होती है दूसरे चरण की, जिसमें हम लोग देखने को मिलेंगे काउंट कावूर, जो कि बहुत हद तक नहीं, उत्तरी और मध्य इटली को इन्होंने 1862 आते आते एकीकृत कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है, इटली को काउंट कावूर कहा जाता है इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण का क्या कहता है? वास्तुकार। इन्हें इटली के एकीकरण का वास्तुकार, आर्किटेक्ट कहा जाता है, वास्तुकार। ठीक है, इनके बारे में अब हम लोग समझेंगे। दूसरा चरण शुरू होता है कि इटली में सार्डिनिया, पिडमोंट का नया शासक अब कौन बन गया है? विक्टर इमैनुएल, जो कि एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं और उनके प्रयासों से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह हो गई कि विक्टर इमैनुएल, जो कि सार्डिनिया और पिडमोंट, जो कि इटली के बहुत अच्छे ये राज्य थे, इसके जो शासक बने विक्टर इमैनुएल, ये क्या बन गए? राष्ट्रवादी। अब राष्ट्रवादी है तो ये गणतंत्र चाहेंगे, अच्छा है। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने भी काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कि यह भी क्या थे? गणतंत्रवादी ही थे, जो कि एक अच्छी बात थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काउंट कावूर के बारे में। काउंट कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। यहाँ पर आप देखोगे शासक भी राष्ट्रवादी और उसका प्रधानमंत्री भी राष्ट्रवादी। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई था कावूर के नजर में, वह था ऑस्ट्रिया, और सच में था। ये ऑस्ट्रिया न ही सिर्फ इटली को बल्कि जर्मनी के भी एकीकरण में बहुत बड़ी
बाधा थी। जर्मनी के भी एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। 1853 से 54, कहीं कहीं 53 आ सकता है और 54 भी आ सकता है, ये याद रखना है कि इसी समय क्रीमिया का युद्ध हुआ था, में काउर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होकर होने की घोषणा कर दी, जबकि फ्रांस ने इसके लिए किसी प्रकार की आग्रह नहीं किया था काबूर से कि भाई आप आओ और मेरे साथ युद्ध करो क्रीमिया के युद्ध में। फिर भी इसने अपने से जाकर पार्टिसिपेट किया, जिससे फ्रांस खुश हो गया। ठीक है, जब युद्ध की समाप्ति हुई तो पेरिस पेरिस एक जगह है, पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये तो आमने सामने लड़ ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा पीडमोंट, जो सार्डिनिया पीडमोंट का जो ये लोग थे, काउंट काबूर थे, इन्हें भी बुलाया गया। इससे काबूर के महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर लोगों ने एक अच्छे लेवल पर लोगों ने काबूर के बारे में, उनके दिमाग के बारे में, उनके योजनाओं के बारे में लोगों को परिचय मिला। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यहाँ पर उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की। क्या कर दिया कि काबूर ने क्या किया कि इटली अलग है उन लोगों के था, और इसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप था, विदेशी हस्तक्षेप था, उसे पूरी तरीके से इस शांति सम्मेलन में गैर कानूनी घोषित करवा दिया। और इटली की ये जो समस्या थी, काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। क्या समस्या थी? यही राष्ट्रवाद की समस्या जो इटली में चल रही थी। फिलहाल इसका मतलब यही हुआ कि ऑस्ट्रिया को इस सम्मेलन में विलेन घोषित करवा दिया और पूरे यूरोप का ध्यान इस पर अपने इटली के प्रॉब्लम पर ला दिया, जो कि बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी और एक तरह से कूटनीतिक जीत भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो काबूर ने नेपोलियन थर्ड, जो कि उस समय फ्रांस का ये राजा था। अब देखो, इसको लगता था कि बिना फ्रांस के हस्तक्षेप से, वो भी पॉजिटिव फेवर में नहीं मिलेगा, तो हमें एकीकरण में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है। तभी इसने क्या किया, नेपोलियन थर्ड से एक संधि कर ली। इसके तहत, इस संधि के तहत क्या हुआ कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमोंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। यानी जब भी काउंट काबूर, यानी जो पीडमोंट के जो शासक थे विक्टर इमैनुएल, उनमें और ऑस्ट्रिया में जब भी लड़ाई हो तो फ्रांस यानी नेपोलियन थर्ड के जो सेनाएं थी वह इसमें पार्टिसिपेट करेगी पीडमोंट के फेवर में। इसके बदले में क्या किया, नेपोलियन ने बोला कि भाई आप क्या करो कि नीस और सेवाय नामक 2 रियासत हमको दे दो, सीधा बात है। तो ये जो संधि हुई, इस संधि में नीस और सेवाय जो 2 रियासतें थी जो कि पीडमोंट के अंदर थी, उसे नेपोलियन थर्ड को देना। और जब पीडमोंट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा तो नेपोलियन अपनी सेना इस युद्ध में पीडमोंट के समर्थन में उतारेगा। ये डील हो गई। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दे दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमोंट से मिलना चाहे तो फ्रांस इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। इसने एक बात और अच्छी बोल दी कि अगर उत्तर और मध्य में जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी रियासतें थी, अगर वह जनमत संग्रह के आधार पर, जनता अगर कहती है कि भाई हम इटली में मिलेंगे, यानी पीडमोंट में मिलेंगे, काउंट काबूर वाले क्षेत्र में मिलेंगे, तब वो उसमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, कोई भी विरोध नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यह जानता था काउंट काबूर कि जनमत संग्रह में उसी की जीत होने वाली है, तो उसने स्वीकार कर ली। इसके लिए काबूर की आलोचना भी इटली के लोगों ने किया, उसके राज्य के लोगों ने किया कि नीस और सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस देने का जो आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। ये जो आरोप था ये पूरी तरीके से बेबुनियाद साबित हुआ। बेबुनियाद साबित इसलिए हुआ कि अब यहाँ पर बोला गया कि इटली की राष्ट्रीय अस्मिता। अब बताओ पहले कि इटली बना कहां पर था? यह अभी, जब तक इटली एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं होगा तब तक इसकी राष्ट्रीय अस्मिता का बात ही सवाल नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो आरोप था वह नहीं, जो काबूर के जो दुश्मन होंगे, जो इसके काबूर के विचारों के जो अपोजिट विचार रखने वाले होंगे, वही कहीं ना कहीं इस तरह के चीजों को आरोप लगाते होंगे, जो कि बाद में
पूरी तरीके से बेबुनियादी साबित हुआ। परंतु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर हम दो नीस और सेवाय नामक दो प्रांतों को देकर अगर हम पूरे उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण कर पा रहे हैं तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आरोप था वो पूरी तरीके से बेबुनियाद था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में फिर से सीमा विवाद शुरू हो गया। अब इसके कारण युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें क्या हुआ कि फ्रांस ने, जैसा कि संधि हुआ था, फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का बुरी तरीके से पराजय हो गया। ये तो पहले से ही तय था। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी जो उसके कब्जे में था, पिडमोंट का कब्जा हो गया उस पर, लोम्बार्डी पर। नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा। अब देखो, नेपोलियन चूंकि एक था शासक, अब देख रहा है कि भाई काबूल का जो पावर है राष्ट्रवाद के तरफ वो बढ़ते जा रहा है। तो एक शासक को ये कभी नहीं पसंद है कि वह राजतंत्र छोड़कर गणतंत्र के तरफ बढ़े या कोई भी बढ़े। ठीक है, तो नेपोलियन जो था थर्ड, इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। वह चाहती थी कि ठीक है, उत्तरी और मध्य जो इटली है वह काउंट काबूल के नेतृत्व में एकीकृत हो जाए और वहां पर गणतंत्र शासन आ जाए। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेशिया पर विजय जैसे ही प्राप्त हो गई, उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया फ्रांस में। बोला कि कोई मदद नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा। फिर युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच बोला कि भाई आप लोग शांति हो जाओ, यानी कि जो ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में लड़ाइयां चल रही थी भाई उसको क्या करो, अब रोक दो, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया हार जाएगी और पिडमोंट जीतेगी, जिसके वजह से इटली के एकीकरण काउंट काबूल के अंडर में हो जाएगा और ये कतई ये नहीं चाहता था। तो इसने मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया, भाई शांत हो जाओ। ठीक है, इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमोंट का शासन अभी भी बना रहा, लेकिन वेनेशिया जो कि फ्रांस ने जीता था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया और अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आ गया। परंतु काबूल का ध्यान पूरे मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पर ही था। यहाँ से उसको विचलित नहीं कर पाए लोग। ये अभी भी वही चाहता था, क्या चाहता था कि भाई उत्तरी और मध्य जो इटली है उसका एकीकरण हो, छोटे छोटे राज्यों से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये जो वीडियो है अंत होता है, या आज का जो क्लास है वो खत्म होता है। ठीक है, और आपको जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लासेस में, होमवर्क के रूप में क्या दिया था कि आपको टाइमलाइन बनाने के लिए दिया था। ठीक है, टाइमलाइन बनाने के लिए दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया था। इसमें भी टाइमलाइन दो बना था, एक तो सन यानी कि समय के साथ साथ जो घटनाएं थी उससे बनाना था, घटना तो था उससे बनाना था, और एक और बना था शासकों के रूप में, शासकों का एक टाइमलाइन भी बनाना था, जो कि आप लोगों ने बनाया होगा ये ऐसा उम्मीद है। अगर नहीं बनाया है तो जरूर से बनाएंगे, क्योंकि इतिहास में जो डेट्स होती हैं, जो दिनांक होते हैं, उसे इसी टाइमलाइन के मदद से याद किया जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।